हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। हमने कल जो फर्स्ट लॉ होता है वो ओपन सिस्टम के लिए स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये देखा कि मास बैलेंस कि कैसे जब कोई जो सिस्टम होता है वो स्टेडी स्टेट में होता है तो जितना मास एंटर करता है किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम में उतना ही मास क्या होता है उस सिस्टम से बाहर निकलता है। मतलब कि मास का बैलेंस होता है, इनलेट आउटलेट जो मास होता है वो बराबर होता है। देन हमने देखा एनर्जी बैलेंस में कि जितना एनर्जी जो है एट द स्टडी स्टेट में किसी कंट्रोल वॉल्यूम में इंटर करता है उतना ही एनर्जी क्या होता है वो बाहर निकलता है। यानी एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी जो होना चाहिए वो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन एनर्जी स्टडी स्टेट कंडीशन में ज़ीरो हो जाता है। और फिर एक चीज़ और हमने देखा कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के को हमने डिराइव किया था। आज की क्लास में हम बेसिकली उस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है या अलग अलग जो हमारे जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हैं तो वहाँ पे उस इक्वेशन को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए, अगर मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का बात करूँ तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो वो कुछ इस फॉर्म में था, h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस डी क्यूब अपॉन dm इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस dwx अपॉन dm, जहाँ h1 क्या था, इंथैल्पी था। देखिए ये बोर्ड में अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, या कल वाले क्लास में भी हमने बोर्ड पे लिखा नहीं था कि हर एक क्या बता रहा था, लेकिन मैं बता रहा था कि वो चीज़ें है क्या। तो अगर आप नहीं नोट किए होंगे और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप लोग नोट भी करते जाइए। जहाँ h क्या होता है, h1 क्या हो जाएगा, इंथैल्पी एट द इनलेट, v1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट द इनलेट, gz1 क्या हो जाएगा, gz मतलब कि g तो हमारा ग्रेविटी वाला फोर्स होता है, जो z1 होता है वो डेटम होता है। तो डेटम मतलब किस में हो जाएगा, वो मीटर में उसका यूनिट हो जाएगा। तो ये जो है वो हाइट को बता रहा है z1, डी क्यू अपॉन डी एम। तो देखिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिए हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने अजम्पशंस जब हम डिराइव कर रहे थे तो उस समय हमने ये कंसिडर किया था कि उस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम को हम हीट दे रहे हैं। तो अगर हीट दे रहे हैं इसीलिए हमने डी क्यूब अपॉन डी एम लिखा है। अगर उसी की जगह अगर हम वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करते तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, निगेटिव निकालना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आगे आएगा जब इंसुलेशन हो जाएगा कोई भी कंपोनेंट तो उस समय में डी क्यू अपॉन डी एम की वैल्यू 0 हो जाता है। क्लियर है? वैसे ही सेम ये आउटलेट के कंडीशन पे H2 इंथैल्पी एट द आउटलेट, वेलोसिटी एट आउटलेट, डेटम जो आउटलेट का डेटम कितना है, डेटम क्या है वो Z2 बताएगा, एंड dwx अपॉन dm जो है वो बेसिकली ये बताता है कि किसी भी टरबाइन हो गया या कोई भी कंपोनेंट हो गया या कोई भी मतलब कि इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हो गया वो कितना वर्क हमें दे रहा है। तो देखिए अगर वो वर्क देगा तब तो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर उसको वर्क दिया जाएगा तब वो निगेटिव हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे जैसे टरबाइन के केस में वर्क हमें मिलता है तो वहाँ पे ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी, और कंप्रेसर में हमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है वो मोटर को चलाने के लिए, मतलब उस पर वर्क किया जाता है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए ये जो इक्वेशन है तो क्योंकि ये डी क्यू अपॉन डी एम, डी क्यू अपॉन डी एम बार बार लिखना थोड़ा सा क्या रहता है, बड़ा सा हो जा रहा है। तो इसको एक सिंपल वर्ड में करने के लिए, क्योंकि वो जनरली हीट ट्रांसफर दिया रहेगा पर केजी, मतलब कि जूल पर केजी में दिया रहेगा, तो हम चाहें तो डी क्यू अपॉन डी एम को डायरेक्ट क्यू भी लिख सकते हैं। और वैसे ही डी डब्ल्यू जो एक्सटर्नल वर्क अपॉन डी एम है उसको डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क भी लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। और इस केस में हमारा जो यूनिट है, जैसे देखिए यहाँ पे है जूल पर केजी है यहाँ पे, मतलब जब इंथैल्पी जब हम लेंगे तो इस इक्वेशन के लिए जूल पर केजी में होना चाहिए। वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में होगा, डेटम जो है वो मीटर में रहेगा, ये जो डेटम है वो किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। Q जो हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है पर्टिकुलर सिस्टम में वो भी किस में हम लेंगे, जूल पर केजी में लेंगे। और H2 भी हमारा क्या हो जाएगा, जूल पर केजी। V2 किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। Z2 किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। W एक्सटर्नल वर्क किस में हमको लिखना होगा, जूल पर केजी में। मतलब सारे यूनिट को एक जैसा हमें लिखना पड़ेगा SI यूनिट में। क्लियर है? इससे क्या रहेगा कि आपको न्यूमेरिकल में आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसी फॉर्म में लिखिएगा, आराम से
आंसर आ जाएगा। या जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या रहता है कि ये जो इंथैल्पी होगा या हीट ट्रांसफर होगा या वर्क आउटपुट होगा वो कभी कभी किलो जूल में लिख देता है, किलो जूल पर केजी। तो देखिए अगर ये किलो जूल पर केजी हो जाएगा तो इसको अगर उसमें किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 है तो 2000 हो जाएगा, यहाँ भी 1000 हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी किलो जूल पर केजी है तो यहाँ 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। H2 भी किलो जूल पर केजी में अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो वहाँ भी 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे क्योंकि ये आपका जो है वो किलो जूल वाले में नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2000 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे और ये जो वर्क होगा वो तो ऑलरेडी किलो जूल पर केजी में हम लिखेंगे। तो देखिए अगर यही स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन अगर हम H1, H2, W, Q को अगर किलो जूल पर केजी में करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों टर्म में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो भी किलो जूल में कन्वर्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा, अगर मान लीजिए कि हीट ट्रांसफर ही निकालना है और सारा वैल्यू दिया है और सबको अगर आप किलो जूल में रखोगे तो यहाँ भी हीट ट्रांसफर किलो जूल में आएगा। अगर मान लो वर्क हमें निकालना होगा, ये सारा चीजें दिया गया है किलो जूल पर केजी, तो यहाँ वर्क आउटपुट भी हमें किस में मिलेगा, किलो जूल पर केजी में मिलेगा। और अगर आपको अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जूल पर केजी के फॉर्म में। क्लियर है? तो यहाँ तक तो हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है कि स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, वो हमने ऑब्वियसली पिछले वाले क्लास में देखा भी है। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग ये जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि अगर वो टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, हीट एक्सचेंजर हो गया, नोजल हो गया, तब केस में हमारा स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, तो वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, तो अगर हम एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का बात करें और सबसे पहले अगर हम लोग टरबाइन और कंप्रेसर का बात करें तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये टरबाइन क्या होता है और कंप्रेसर क्या होता है। दो टरबाइन के बारे में डिटेल में हमें आई थिंक फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ या फिफ्थ यूनिट में डिटेल में टरबाइन के बारे में पढ़ना है, तो वहां तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। यहाँ पे बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो आप लोग नाम सुने भी होंगे कि टरबाइन क्या होता है। टरबाइन बेसिकली होता क्या है कि जो बॉयलर होता है, बॉयलर से स्टीम आता है, उस स्टीम को क्या किया जाता है कि जो एक शाफ्ट रहता है उसके ऊपर रोटर ब्लेड लगे हुए रहते हैं। तो जब स्टीम को अगर हम ब्लेड के थ्रू ट्रांसफर कराते हैं तो ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफर जो ब्लेड होता है वो बहुत तेजी से रोटेट करता है, और क्योंकि ब्लेड जो है वो शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है तो शाफ्ट भी बहुत तेजी से रोटेट करेगा, और जब शाफ्ट बहुत तेजी से रोटेट करता है तो अल्टीमेटली वो अल्टरनेटर से लगा रहता है और वही फिर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो भी होता है वो पर्टिकुलर जो मूवमेंट ऑफ द शाफ्ट है उसमें वो कन्वर्ट होता है। तो मतलब हमारा टरबाइन क्या होता है, इट इज अ रोटो डायनेमिक। रोटो मतलब कि घूमने वाला, और डायनेमिक मतलब उसमें फोर्स भी लगता है और मोशन भी होता है। तो इट इज अ रोटो डायनेमिक मशीन विच प्रोवाइड शाफ्ट वर्क, क्योंकि स्टीम पास हुआ, ब्लेड घुमा तो शाफ्ट भी घुमा, शाफ्ट घुमा तो शाफ्ट वर्क मिला, और यही शाफ्ट वर्क आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग एक बेसिक अजम्पशंस की बात करें कि टरबाइन में क्या होता है, तो टरबाइन के जो आउटर स्पेस रहता है उसको हम लोग इंसुलेटेड किए रहते हैं, क्योंकि जैसे स्टीम आएगा, और अगर स्टीम आएगा तो अगर इंसुलेटेड नहीं रहेगा तो मोस्ट ऑफ द स्टीम का जो हीट रहेगा या एनर्जी रहेगा वो तो लॉस हो जाएगा इन्वायरमेंट में अगर इंसुलेटेड नहीं रहेगा। तो इसीलिए टरबाइन या कंप्रेसर जो भी होता है वहां पे हीट लॉस ना हो तो उसको जनरली क्या किया जाता है, इंसुलेटेड किया जाता है। तो पहला बेसिक एजम्पशन क्या होता है कि टरबाइन इज इंसुलेटेड। किसी केस में मान लीजिए जब प्रैक्टिकल एग्जांपल जब हम लोग फेस करेंगे या फिर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाएंगे तो हो सकता है कि किसी न किसी कारणवश, क्योंकि किसी को भी इतना परफेक्ट इंसुलेशन तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो लॉस होता ही है, तो उस समय हमारा अजम्पशन चेंज हो जाएगा। लेकिन एक आइडियल टरबाइन के लिए यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या अजम्पशन होना चाहिए। क्लियर है? थोड़ा बहुत वेरी करेगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे तो उसमें लिख देगा कि प्लीज डोंट कंसीडर टरबाइन एज अ फुली इंसुलेटेड, तो वहां पे हीट लॉस देगा, तो उस केस में हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक आइडियल टरबाइन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि जो टरबाइन इज इंसुलेटेड, तो देखिए अगर टरबाइन इंसुलेटेड हो गया मतलब हीट ट्रांसफर जीरो हो गया, मतलब dq अपॉन dm या q, ये अगर इस इक्वेशन को भी हम लोग बात करें उसी को हम लोग बस किए हैं कि dq अपॉन dm
को शॉर्ट फॉर्म में क्यू बस लिख दिए हैं, और यहाँ पे डी डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क अपॉन डी एम को हमने डब्ल्यू ई एक्स लिख दिया है। तो अगर हम इस इक्वेशन में बात करें तो ये जो क्यू होने वाला है वो अगर टरबाइन इंसुलेटेड है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि जो स्टीम में जो भी वेलोसिटी से जो स्टीम अंदर आता है और बाहर निकलता है तो उनके बीच का जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, या ये बोल सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से वो इंटर करता है उसी वेलोसिटी से वो बाहर निकलता है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इनलेट का जो वेलोसिटी है और आउटलेट का जो वेलोसिटी है वो दोनों 0 हो जाएगा। तो अगर वो दोनों 0 हो जाएगा तो यहाँ ये भी 0 ये भी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं कि 0 हो जाएगा। तो जब हम लोग इक्वेशन देखेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि v1 और v2 बराबर है तो दोनों कट जाएगा। क्लियर है। तो ऐसा भी होता है कि टरबाइन जो होता है एक आइडियल टरबाइन, उसमें जो स्टीम जो इंटर करता है बहुत स्मॉल वेलोसिटी से इंटर करता है, और दोनों के बीच में जो इनलेट और आउटलेट के बीच के वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है। इस कारण हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कोई भी वर्क नहीं मिलता है। क्लियर है। या कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नहीं होता है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें डेटम से, तो जो डेटम से इसका इनलेट और आउटलेट जो वॉल्व होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम हाइट पे होता है। तो अगर वो सेम हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसमें क्या होने वाला है, टरबाइन में 0 होने वाला है। क्लियर है। तो बस इससे हमें क्या मिलेगा, इनलेट पे जो भी इंथैल्पी होगा, आउटलेट पे जो इंथैल्पी होगा, इनके कारण जो ट्रांसफर होगा, जो इंथैल्पी में जो चेंज होगा, उसी के कारण हमें क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव वर्क मिलने वाला है, जो कि शाफ्ट वर्क के फॉर्म में मिलता है। तो ये जब एग्जाम्पशंस, ये 3 एग्जाम्पशंस को अगर हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में लगाएंगे तो देखिए हमारा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस q इक्वल टू h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस w एक्सटर्नल। अब इस इक्वेशन जो कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, अगर हम इसमें ये तीनों एजम्पशंस को लगाते हैं तो देखिए हमारा जो इक्वेशन है वो कैसे कन्वर्ट होने वाला है। तो ये जो इंसुलेटेड है, टरबाइन जो इंसुलेटेड है q, तो ये q की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नोट भी करते जाता हूँ कि ये वाला वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। या आप लोग को जब नोट करेंगे तो ज्यादा वो हो जाएगा कंफ्यूजन, तो बस आप देखते जाइए। पहला एजम्पशंस ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, मतलब इसको हम कट कर दे रहे हैं कि ये 0 हो गया। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जिस वेलोसिटी से हमारा स्ट्रीम इंटर कर रहा है उसी वेलोसिटी से यहाँ बाहर निकल रहा है, तो उस केस में जो हमारा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होने वाला है वो भी वैल्यू 0, मतलब v1 और v2 बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में ये वाला टर्म्स भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म्स भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरा चीज हमने ये बोला है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, दोनों का, क्योंकि आउटलेट सेम पे है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस हमारा क्या बचेगा, H1 इक्वल टू H2 प्लस W एक्सटर्नल, ये वाला W एक्सटर्नल, या इसको केवल W भी हम बोल सकते हैं कि जो टरबाइन के फॉर्म में। अब देखिए इसको हमने पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि टरबाइन से जो हमें वर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, वर्क पॉजिटिव मिलता है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया हुआ है। तो अब यहाँ पे सारे वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो जो हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो टरबाइन के लिए कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि H1 इक्वल टू H2 प्लस W, सारे चीज़ों को जो एजम्पशंस को अगर हम पुट करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ से हमारा वर्क, मतलब टरबाइन से वर्क आउटपुट कितना मिलने वाला है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, जहाँ पे H1 माइनस H2 किस फॉर्म में है, जूल पर केजी के फॉर्म में है। तो वर्क भी हमें किस में मिलेगा, जूल पर केजी में मिलेगा। अगर इसकी वैल्यू को आप किलो जूल पर केजी में लिखेंगे तो हमारा वर्क भी किस में मिल जाएगा, किलो जूल पर केजी में मिल जाएगा। तो ये हमारा रहा एक टरबाइन के लिए, जो एक आइडियल टरबाइन होता है जिसमें अगर वो इंसुलेटेड है, फ्लो वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम है, और अगर उसमें डेटम में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में जब हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो है टरबाइन के लिए वो ये होता है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है, ये वाला बस ये आपको याद रखना है, एक इक्वेशन ये वाला स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वाला याद रखना है, और उसी में जो जो कंडीशन देते जाएगा वो आप पुटअप करते जाएंगे तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा।
क्लियर है? तो याद तो बिल्कुल नहीं करना है, बस करना क्या है, अजम्पशंस आप चाहो तो याद रख लो, या जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें वो अजम्पशंस देने वाले हैं। क्लियर है? बट अगर बोल देगा एग्जाम में कि आइडियल टरबाइन के लिए आप एक स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन निकालो, तो आपको ये 3 अजम्पशंस आपको पता होने चाहिए कि टरबाइन इंसुलेटेड होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। तो उस केस में हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये रहा हमारा टरबाइन के बारे में। अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कंप्रेसर के बारे में। तो कंप्रेसर तो हर जगह यूज होता है, जो हमारे रेफ्रिजरेशन होते हैं, एसी होता है, वो सब जगह में कंप्रेसर लगे रहता है। तो बेसिकली देखिए, टरबाइन से हमें वर्क मिलता है, लेकिन कंप्रेसर से हमें क्या मिलता है, हम सिस्टम पे वर्क करते हैं। और जब भी हमने बार बार डिस्कस करा कि जब भी सिस्टम पे वर्क करेंगे तो हमेशा वर्क क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव वर्क होगा। तो कंप्रेसर का कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उससे मोटर चलता है, फिर मोटर रोटेट होता है। तो मोटर रोटेट हो रहा है मतलब अल्टीमेटली सॉफ्ट वर्क हो रहा है, और टरबाइन में भी सॉफ्ट वर्क हो रहा था। लेकिन ये जो सॉफ्ट वर्क टरबाइन में जो हो रहा था वो हमें वर्क दे रहा था, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे होगा वो अल्टीमेटली, अगर एयर कंप्रेसर है तो एयर के ऊपर वो क्या करेगा, उसका प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, मतलब उसके ऊपर वर्क होगा। तो अल्टीमेटली जो यहाँ से हमें वर्क मिलेगा वो हमारा क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, जबकि यहाँ पे हमारा वर्क क्या था, पॉजिटिव है। तो देखिए, कंप्रेसर और टरबाइन में अगर एक आइडियल कंप्रेसर और टरबाइन का बात करें तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस यही है कि टरबाइन से हमें वर्क मिलता है और कंप्रेसर पे हम वर्क करते हैं। बाकी अजम्पशन सेम रहता है कि कंप्रेसर भी इंसुलेटेड रहता है, तो उस केस में हमारा हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जिस वेलोसिटी से फ्लो करता है उसी वेलोसिटी से यहाँ से वो एग्जिट करता है। तो इसका मतलब हमारा क्या होने वाला है, V2 इक्वल टू V1 होने वाला है। इंसुलेटेड है पहला, तो Q इक्वल टू हमारा 0 होने वाला है। और तीसरा जो इसका, अगर मैं यहाँ से डेटम का बात करूँ तो ये जो अगर मान लीजिए Z2 है और ये हमारा अगर Z1 है, तो ये भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो इस केस में भी Z1 इक्वल टू Z2 मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0। तो अब तीनों मतलब ये यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि जो बेसिक अजम्पशंस होगा वो सेम एज अ टरबाइन होगा। क्लियर है? मतलब सेम एज ए टरबाइन मतलब कि कंप्रेसर को भी हम इंसुलेटेड मानते हैं। जो फ्लो वेलोसिटी होता है इनलेट और आउटलेट वो भी सेम हो जाता है। और डेटम से अगर इन दोनों का हाइट का अगर हम बात करें, इनलेट और आउटलेट वाल्व का, वो भी सेम हाइट पे होता है। तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो उस केस में अगर हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का बात करें तो जैसे देखिए H1, तो H1 आ जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है तो ये वाला और ये वाला टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं। ये भी दोनों डेटम जो है वो सेम पे, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। इंसुलेटेड माने हैं तो Q भी 0 हो जाएगा। तो इस वाले टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में केवल हमको H1 मिलेगा, इक्वल टू यहाँ पे फिर H2 आ जाएगा, ये ऑलरेडी ये नेग्लेक्टेड है। और ये W, तो क्योंकि W यहाँ पे हमें नेगेटिव मिलने वाला है तो हम लिखेंगे -W। तो अब यहाँ से हमारा जो W, तो ये कौन सा W है, ये वाला W है टरबाइन वर्क है। टरबाइन से जो वर्क मिलेगा वो वाला वर्क है। और ये वाला कौन सा है, ये कंप्रेसर से जो वर्क मिलने वाला है, कंप्रेसर वर्क है ये। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, H2 - H1। क्लियर है? तो अगर आप H2 को किलो जूल पर केजी में लिखेंगे तो वर्क भी हमें किलो जूल पर केजी में मिलेगा, और अगर H2 को आप जूल पर केजी में लिखेंगे तो W भी हमें किस में मिलेगा, जूल पर केजी में मिलेगा। तो ये रहा हमारा टरबाइन और कंप्रेसर के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वो हीट एक्सचेंजर के लिए और फिर डिफ्यूज़र के लिए और नोजल के लिए क्या होता है वो हम देखते हैं। तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बाकी होप आपको समझ में आ गया होगा। याद क्या करना है आपको, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन याद रख लेना है, और ये जो बेसिक एजम्पशंस है तो किसी एक का याद रख लो। टरबाइन का याद रख लो, वही सेम किस में होने वाला है, कंप्रेसर में होने वाला है। बस दोनों में चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव वर्क मिलेगा टरबाइन में, और कंप्रेसर में आपको निगेटिव वर्क मिलेगा, क्योंकि सिस्टम पे वर्क करना पड़ता है। बस यही डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम होगा। देखिए तो अब बस वही निगेटिव है तो ये H2 - H1 आ जाएगा। क्लियर है? और ऑलरेडी हमने यहाँ पे निगेटिव लिया है तो ये टर्म्स हमें
पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। क्लियर है। और अगर आप नहीं भी लेते तो फिर क्या होता कि H1 माइनस H2 होता तो ऑलरेडी निगेटिव, W की वैल्यू निगेटिव आता, तो इसका मतलब आप ये बोलते हैं कि उसके ऊपर वर्क हो रहा है। तो ये भी एक हो सकता है, या फिर आप पहले से ही निगेटिव पुट कर लो, या नहीं भी पुट करोगे तो W हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में रखोगे तो निगेटिव आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद कंप्रेसर में। तो आप ये लास्ट में एक क्वेश्चन लिखोगे, क्योंकि निगेटिव आ रहा है इसका मतलब सिस्टम पे वर्क किया गया है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो वो और क्लैरिटी आएगा इस चीज़ में। अभी एक बेसिक एजम्पशंस देख रहे हैं जो कि मे बी वेरी कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली केस में कोई भी चीज़ को इंसुलेटेड करना इतना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, बट एक आइडियल हमें पता होना चाहिए कि क्या उसका इक्वेशन होता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हमने दो देखा, कंप्रेसर और टरबाइन। अब हम लोग देखते हैं एक हीट एक्सचेंजर। देखिए हीट एक्सचेंजर क्या होता है कि जो हीट एक्सचेंजर होता है उसका यूज होता है कि जो एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में हीट का ट्रांसफर करना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करिए जो टरबाइन से जो हमारा स्टीम जो है वो निकलता है, तो जब टरबाइन से जो स्टीम निकलता है उसमें भी अभी भी बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है। तो अब वो क्या करते हैं, उस स्टीम को यूज करेंगे उस वाटर को गर्म करने के लिए, जिसको कि अभी हम लोग बॉयलर में डालने वाले हैं। तो देखिए बॉयलर में अगर हम लोग एकदम वाटर को डालेंगे, मतलब कि कम ठंडा, मतलब कि कम ही, मतलब कि क्या बोलना चाहिए यार, कि कम एनर्जी अगर रहेगा या टेम्परेचर कम रहेगा वाटर का, तो हमें ज़्यादा कोयला देना पड़ेगा। और अगर हम स्टीम को यूज नहीं करेंगे तो वो होल अमाउंट ऑफ जो स्टीम का जो एनर्जी होता है वो लॉस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा इक्विपमेंट बनाते हैं जहां पे जो टरबाइन से एग्जॉस्ट जो स्टीम होता है उसके हीट को हम लोग वाटर को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जब हम वाटर को बॉयलर में डालेंगे तो वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीटेड रहेगा, तो हमें कम कोयला देना पड़ेगा उसको बॉयलर में उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और ये कहाँ पे किया जाता है, हीट एक्सचेंजर में किया जाता है। जैसे सपोज करिए यहाँ इधर कहीं पे हमारा टरबाइन रहेगा, वहां से जो हमारा स्टीम जो है वो एग्जॉस्ट करेगा, तो वो यहाँ पे एंट्री करेगा, और दूसरे तरफ से हम लोग वाटर को इंटर कराएंगे। अब दोनों जब मिक्स होंगे तो इसका स्टीम का जो हीट होता है वो वाटर को मिल जाएगा, और यहाँ से जो वाटर मिलेगा मान लीजिए उसको फिर हम लोग किस में डाल देंगे, बॉयलर में डाल देंगे। तो इस तरीके से हीट का यूटिलाइजेशन हुआ। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हीट एक्सचेंजर डिवाइस हो गया जो एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में हीट को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो बेसिक एजम्पशंस रहेगा वो हीट एक्सचेंजर के लिए वो क्या होगा कि जो हीट एक्सचेंजर होता है वो केवल और केवल जो हीट का एक्सचेंज होता है विद इन टू फ्लूइड होता है, किसी तरीके से बाहर लॉस हीट का नहीं होता है। तो मतलब अगर वो इंसुलेटेड है तो हमारा हीट ट्रांसफर जो क्यू है वो जीरो होने वाला है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल हीट का इंटरेक्शन दो फ्लूइड के बीच में हो रहा है, कोई सॉफ्ट वर्क नहीं हो रहा है। तो वर्क नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे वर्क भी हमारा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। और जो लास्ट का जो दो जंक्शन हमने ये लिया है कि दोनों फ्लूइड है वो सेम एलिवेशन पे जाके एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, और दोनों के बीच का जो वेलोसिटी डिफरेंस भी है वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत स्लो वेलोसिटी से वो एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम ये जो इक्वेशन हमारा होता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन M1 ये वाला, M2 ये वाला, ये आप देखिए यहाँ M1 M2 इसलिए लिखें क्योंकि सेम फ्लूइड ही वो इंटर और सेम फ्लूइड ही वही बाहर नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो फ्लूइड के बीच में आ रहा है, मतलब कि कोलेशन हो रहा है। तो इसीलिए हमने M1 ये लिख दिया कि मान लीजिए MW लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। MW मतलब मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M स्टीम, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम। तो अगर इस केस में ऐसा होगा तो देखिए दोनों का जो वेलोसिटी है वो तो ऑलमोस्ट जीरो है, तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। डेटम भी सेम है तो वो भी जीरो हो जाएगा। हीट लॉस हो नहीं रहा है तो ये जीरो, ये भी जीरो। तो अल्टीमेटली हमारा क्या मिल जाएगा, एम मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, उसका इंथैल्पी इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इनटू इंथैल्पी ऑफ द स्टीम। तो ये हमें हीट एक्सचेंजर के लिए मिल जाएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो ये बेसिक एजम्पशंस याद रखिए।
रखिएगा और ये जो इक्वेशन रहेगा इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे हमने मास फ्लो रेट दोनों का अलग अलग इसलिए लिया है क्योंकि वो सेम फ्लूइड ही इंटर, जैसे टरबाइन में क्या हो रहा था, सेम फ्लूइड इंटर हुआ था, वही सेम फ्लूइड बाहर निकल रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअली दो फ्लूइड आ रहा है, इसीलिए उसका मास फ्लो रेट अलग अलग है। मतलब यहाँ पे इनलेट पे वाटर जो है अपना एनर्जी लेके जा रहा है और आउटलेट पे हमारा क्या है, एक तरीके से स्टीम जो है वो अवेलेबल है, और दोनों मिक्स हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी तो दोनों का सेम ही होने वाला है, लॉस तो होएगा नहीं एनर्जी किसी भी फॉर्म में, तो इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे तो वही इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? तो उसके इसका तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं आता है क्योंकि ये एक अलग ही कंसेप्ट रहता है, इसको हीट एंड मास ट्रांसफर में पढ़ा जाता है और डिटेल में। क्लियर है? तो इसके लिए बस इतना ही सफिशियंट है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी इसमें कम बनेंगे, वो हीट एक्सचेंजर SMT में कर चले जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे वो बेसिकली नोजल के ऊपर पे ज़्यादा बनेंगे, कंप्रेसर के ऊपर बनेंगे, टरबाइन के ऊपर बनने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा, नोजल और डिफ्यूजर। तो जैसे वर्क, जैसे टरबाइन था और कंप्रेसर था, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रिंसिपल पे काम करते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या था कि टरबाइन आपको वर्क देता है, कंप्रेसर पे वर्क करना पड़ता है, यानी कि कंप्रेस करता है, वो सिस्टम पे काम करता है। तो वैसे ही नोजल क्या होता है, आप लोग नोजल सुने होंगे कि जैसे क्या होता है, जो पाइप होता है, अगर मेरे को पाइप का पानी, अगर मेरे को कहीं गार्डन में पानी डालना है, स्प्रिंकलर ऐसे ही स्प्रिंकल करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप के आगे वाले पोर्शन को दबा देते हैं। उससे क्या हो जाता है कि जो वाटर रहता है वो बहुत तेजी से, थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी से बहुत दूर तक चले जाता है। तो सेम लाइक अ नोजल होता है कि नोजल क्या होता है, अब जैसे आउटलेट पे अगर मान लीजिए उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने कम कर दिया, मतलब यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो उसका सडनली क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो नोजल होता है वो वही काम करता है, क्या करता है कि जो इनलेट पे वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को आउटलेट पे इंक्रीज कर देता है बाय द एक्सपांसन ऑफ द प्रेशर। यानी कि अब ओबियसली यहाँ पे हर एक सेक्शन पे अलग अलग जाएंगे तो क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो उसमें कहीं ना कहीं चेंज आएगा, इंथैल्पी का चेंज आएगा, और वो इंथैल्पी क्या ही और होता है, एक्चुअली फ्लो वर्क ही होता है। यहाँ पे फ्लो वर्क में भी चेंज आएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ओवरऑल इफेक्ट ये आएगा। बस ये बात याद रखिएगा कि अल्टीमेटली नोजल में क्या होता है कि जो इनलेट पे वेलोसिटी होगा आपको आउटलेट पे वेलोसिटी बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। पाइप वाला एग्जांपल याद रखिए कि एक मोटा सा पाइप रहता है, आप उसके जो आउटलेट पोर्शन है उसको दबा देते हैं, मतलब कम कर देते हैं उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो आप देखते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, जो वाटर का वेलोसिटी होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? तो वही नोजल यहाँ पे काम कर रहा है। तो नोजल क्या कर रहा है कि ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी का एट द आउटलेट पर बाय द एक्सपेंस ऑफ द प्रेशर ड्रॉप, मतलब प्रेशर को हम लोग कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी बढ़ जाएगा। और डिफ्यूजर के केस में उल्टा होता है कि हमें यहाँ पे हाई प्रेशर चाहिए रहता है और वेलोसिटी कम चाहिए रहता है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा डिफ्यूजर, कि जो नोजल काम करेगा उसका जस्ट अपोजिट डिफ्यूजर काम करेगा। नोजल क्या कर रहा है कि प्रेशर को कम कर दे रहा है और वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे रहा है, जबकि डिफ्यूजर क्या कर रहा है, प्रेशर को इंक्रीज कर दे रहा है और वेलोसिटी को क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर दे रहा है। क्लियर है? तो इसके ऊपर ही ज्यादा न्यूमेरिकल आएगा, इसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो अब इसके लिए देखिए, हालांकि एजम्पशंस दोनों के लिए ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पहला क्या हो जाएगा कि अगर ये जो नोजल है वो इंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड है तो हमारा Q की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है कि वर्क मिलने वाला है, कहीं साफ टॉप लगा है क्या, ओनली जस्ट हम लोग वाटर को या कोई भी फ्लूइड को या स्टीम को जस्ट पास करा रहे हैं उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पे कोई सॉफ्ट वर्क तो हो नहीं रहा है, तो कोई भी वर्क नहीं मिलेगा। अब ये जो दोनों इनलेट और आउटलेट पॉइंट अगर आप देख रहे हैं तो दोनों क्या है, सेम पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, 0 होने वाला है। तो अब अगर ये 0 हो गया तो अब अगर हम लोग बेसिक इक्वेशन देखेंगे, यहीं पे देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा H1, तो H1 तो रहेगा वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है इनलेट और आउटलेट पे, तो वेलोसिटी भी रहेगा। लेकिन डेटम दोनों का सेम डेटम है, तो ये दोनों पोर्शन कट हो जाएंगे, तो ये पोर्शन हमारा नहीं आएगा इक्वेशन में। प्लस हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा नहीं आएगा, और ये जो वर्क है ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमें कोई वर्क नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा जो इक्वेशन मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? यही हमारा मिलने वाला है। अब देखिए, अगर हम H1 इंथैल्पी को एक साइड लिख लें और वेलोसिटी को अगले साइड लिख लें तो हमारा कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा।
अब मेन पर्पस हमारा नोजल का क्या था कि यहाँ पे जितना कम से कम वेलोसिटी हो या जितना भी यहाँ का एनर्जी हो, वो सारा एनर्जी को एट द आउटलेट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए। तो अगर हम ये ज्यूम करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड से नोजल में इंटर कर रहा था और यहाँ पे निकल रहा है 1000 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली अगर हम इस इक्वेशन को चाहें तो और सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ v2 इज मच 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 ग्रेटर देन v1, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर 1000 के स्क्वायर में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या ही चेंज आएगा। तो अल्टीमेटली हम इसको बोल सकते हैं कि v2 इज मच मच ग्रेटर देन v1, तो इसका मतलब कि केवल हम ये होल इक्वेशन में कुछ भी रिड्यूस करेंगे तो ज़्यादा तो कम होगा नहीं, बहुत नेग्लिजिबल है, तो केवल हम v2 स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब अगर हम ये ऐसा लिख सकते हैं तो देखिए v2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू h2 माइनस h1, तो v2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट h1 माइनस h2, जहां यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, जो h लिया हुआ है वो जूल पर केजी में लिया हुआ है, याद रखिएगा क्यों, जूल पर केजी में लिया हुआ है। और अगर आप चाहें तो इसको अगर आप एक और फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं कि अगर आप इसको किलो जूल पर केजी में लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा। उसको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये वाला तो पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब जैसे अगर मैं H1 को किलो जूल पर केजी में लूंगा तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 हो जाएगा, ये याद आ रहा है 2000 हो जाएगा इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2000 हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा V2 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2000 H1 माइनस H2 हो जाएगा और उसका रूट हो जाएगा। अल्टीमेटली ये 2 के जगह बस 2000 आ जाएगा। कब? जब हम H1 और H2 को किलो जूल पर केजी में लेंगे तब। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप हर चीज़ों को जूल में भी लिख सकते हैं। तो अगर जूल पर केजी में लिखेंगे तो ये इक्वेशन, और अगर H को अगर किलो जूल पर केजी में लिखेंगे तो यहाँ पे वो 1000 से जो डिवाइड करते हैं वो वाला टर्म आ जाता है। क्लियर है? तो चाहे तो आप बस इसी को याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया नोजल और डिफ्यूजर। एक डिवाइस और बचा हुआ है थ्रोटलिंग वॉल्व, उसको देख लेते हैं, देन फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे। चलिए, तो एक लास्ट जो है हमारा डिवाइस जो थ्रोटलिंग डिवाइस है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, तो जो थ्रोटलिंग डिवाइस होता है इसका यूज होता है कि जो रेफ्रिजरेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जब वो कंप्रेसर से जाता है, कंप्रेसर से, देखिए रेफ्रिजरेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अभी बस इतना याद रख लीजिए क्योंकि वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। थ्रोटलिंग वाल्व का यूज होता है रेफ्रिजरेशन में, जिसका मेन पर्पस होता है कि प्रेशर का जो प्रेशर ड्रॉप, बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है कंप्रेसर में, उसको रिड्यूस करना ताकि वो इवोपोरेशन में जब हमारा फ्लूइड इंटर करे तो वो एक स्लो, मतलब कि लो प्रेशर पे वो इंटर करे, जिससे क्या होगा कि वो ज़्यादा अमाउंट कूलिंग कैपेसिटी उसका बढ़ जाएगा। अब ये होल चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हायर स्टडी वाला चीज़ें हैं, जब RSC पढ़ेंगे तब उसमें आने वाला है। तो अभी बस क्योंकि ये डिवाइस आ गया है तो हमें उसके बारे में जानना है, तो इसके बारे में बस इतना याद रख लीजिए कि जो फ्लूइड होता है उसको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पासेस से, मतलब कि अगर 1 mm से भी कम वाले mm से फ्लूइड को पास कराया जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि उसमें बहुत मतलब लार्ज अमाउंट में प्रेशर का रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है इस थ्रोटलिंग डिवाइस में। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्फाइंड पैसेज में, मतलब कि ये तो आपको दिख रहा है, इनलार्ज किया गया है, बल्कि जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पैसेज होता है वो माइक्रो mm में भी होता है, माइक्रो mm के थ्रू वो पास कराया जाता है, जिससे उसकी जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो अमाउंट बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है? तो थ्रोटलिंग डिवाइस क्या हो गया कि वेरी स्मॉल पैसेज से जब फ्लूइड को पास कराया जाता है तो लार्ज अमाउंट में प्रेशर ड्रॉप ऑब्टेन होता है, और इस जब ऐसा होता है तो उस फ्लूइड को बोला जाता है कि ये फ्लूइड जो है वो थ्रोटल हो चुका है। अब थ्रोटल हो गया है मतलब उसका जो प्रेशर जो है वो बहुत ही कम हो गया है। अब कम हो गया है तो उसको हम इवोपोरेटर में इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग RSC पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में वो चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अभी क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स का क्लास है मैं वहीं तक कन्फाइन रखना चाहता हूँ, बेवजह का आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो बस इतना याद रख लीजिए कि थ्रोटलिंग डिवाइस में क्या होता है कि बहुत स्मॉल पैसेज से फ्लूइड को पास कराया
जाता है, जिसके कारण उसमें लार्ज अमाउंट में जो प्रेशर का ड्रॉप होता है, और ऐसा होता है तो उसको हम लोग थ्रोटल बोलते हैं, उस पर्टिकुलर फ्लूइड को थ्रोटल बोलते हैं। तो इसमें एजम्पशंस क्या क्या रहता है, वो एजम्पशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, कि जब भी किसी भी डिवाइस में जब हम थ्रोटल करते हैं तो इंसुलेटेड रहता है। तो इंसुलेटेड रहेगा मतलब हीट ट्रांसफर जीरो, यहाँ से कोई वर्क मिलेगा नहीं, तो नो वर्क, तो W इक्वल टू जीरो। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो थ्रोटल डिवाइस होता है, वो ऑलमोस्ट सेम इनलेट आउटलेट पे होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। और क्योंकि स्मॉल पैसेज है तो बहुत स्मॉल अमाउंट, बहुत जीरो अमाउंट में वेलोसिटी से फ्लो करा जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होने वाला है, हमारा जीरो होने वाला है। तो अब ये चारों एजम्पशंस को अगर हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में डालेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा। वेलोसिटी स्मॉल है तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, डेटम भी सेम पे है तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, इंसुलेटेड है तो कोई हीट लॉस होगा नहीं तो क्यू भी हमारा जीरो हो जाएगा, कोई वर्क मिल नहीं रहा है तो वर्क भी ये जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब कोई भी फ्लूइड थ्रोटल होता है तो याद रखिएगा उसका जो इनलेट पे जो एंथैल्पी होता है वही आउटलेट पे एंथैल्पी होता है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके जो इवन सेमेस्टर एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो बोलेगा कि इफ द फ्लूइड इज थ्रोटल दिस, तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगा। तो पहला ऑप्शन उसमें ये रखिएगा रहेगा कि जब इनलेट और आउटलेट पे एंथैल्पी दोनों जो है वो इक्वल है। तो ये वाला वर्ड आपको याद रखना है कि जब किसी फ्लूइड को थ्रोटल किया जाता है तो जो इनलेट पे जो उसकी एंथैल्पी होती है वही आउटलेट पे एंथैल्पी होती है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने 5 या 6 जो अलग अलग एप्लीकेशन होता है जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, वो अब हमने देखा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी देखते हैं। ठीक है, चलिए।